दोस्तों, जब भी लाइट की बात आती है तब आपने कभी ना कभी ईथर का जिक्र सुना होगा। पर क्या आपको पता है कि आखिर ईथर क्या है, वो इस यूनिवर्स में कहाँ पे मौजूद है? अगर नहीं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका नॉलेज फिजिक्स में कहीं गुना बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, ईथर को समझने के लिए हमें पहले लाइट को समझना पड़ेगा कि आखिर लाइट क्या है, वो किससे बनती है। दोस्तों, लाइट के बारे में डिटेल्स में बात हम मेरे चैनल पर आने वाले किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन आप डच फिजिसिस्ट ह्यूजेंस के कहने पर यह मान लीजिए कि लाइट एक वेव है। उसकी गति 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है। वो एनर्जी से बनी वेव है। दोस्तों, ह्यूजेंस ने हमें बताया कि लाइट वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती है। अब ये वेव फ्रंट क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बड़े से तालाब में फ्लूइड भरा हुआ है। जब आप उसमें पत्थर फेंकेंगे तब आपको फ्लूइड में वाटर वेव आगे बढ़ती हुई दिखेगी। जब आप उस वाटर वेव में पानी के ऊपर तैर सके ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तब आपको वो ऑब्जेक्ट पानी की सतह की ऊपर या नीचे जाता हुआ दिखेगा। दोस्तों, अब हम वाटर वेव की ऊपर की सतह को क्रेस्ट यानी कि सुरंग मान ले और वाटर वेव की नीचे की सतह को थ्रू यानी कि गर्त माने, तो लाइट वेव भी इस वाटर वेव के रूप में आगे बढ़ती है, जिसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। दोस्तों, अगर लाइट वेव है तो आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि किसी भी वेव को आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है। तो स्पेस में लाइट वेव कैसे ट्रैवल करती है? दोस्तों, ह्यूजेंस ने हमें बताया कि लाइट ईथर नामक हाइपोथेटिकल मीडियम में ट्रैवल करती है। तो दोस्तों, उस समय कई लोगों ने सवाल उठाया कि ईथर क्या है? अगर ईथर इस यूनिवर्स में मौजूद है तो वो हमें दिखता क्यों नहीं? दोस्तों, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ पर एयर मौजूद है, लेकिन जब हम अर्थ पर होते हैं तब वो हमें नहीं दिखती। लेकिन जब हम स्पेस में से पृथ्वी पर देखते हैं तब हमें स्पेस में से अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्लाउड के डिस्प्लेसमेंट के कारण हवा दिखती है। तो दोस्तों, ईथर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ईथर पूरे यूनिवर्स में मौजूद इनविजिबल मीडियम है जो हमें यूनिवर्स के अंदर रहकर नहीं दिख सकता। उसे देखने के लिए हमें इस यूनिवर्स के बाहर जाना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो दोस्तों, इनसे हमें पता चलता है कि ईथर एक हाइपोथेटिकल इनविजिबल मीडियम है। तो दोस्तों, इसी ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए सर माइकलसन और मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक हाफ रिफ्लेक्टिव मिरर, दो सिंपल मिरर और एक डिटेक्टर को कुछ ऐसे सेट किया। फिर उन्होंने टॉर्च में से एक लाइट वेव को हाफ रिफ्लेक्टिव मिरर की तरफ भेजा। हाफ रिफ्लेक्टिव मिरर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आधी लाइट वेव मिरर ए और आधी लाइट वेव मिरर बी की तरफ आगे बढ़ी। फिर दोनों मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वो लाइट वेव्स हाफ रिफ्लेक्टिव मिरर से डिटेक्टर पर लाइट वेव की कुछ ऐसे सुपरपोजिशन के रूप में मिली। तो दोस्तों, ये लाइट वेव की सुपरपोजिशन क्या है? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, जब कोई दो लाइट वेव के क्रस्ट और थ्रू एक दूसरे के ऊपर नीचे यानी कि पैरेलल होते हैं तब उन दो लाइट वेव से बनी एक लाइट वेव की ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। और जब कोई दो लाइट वेव के क्रस्ट और थ्रू एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं तब उन दोनों लाइट वेव से बनी एक लाइट वेव की ब्राइटनेस शून्य होती है। और जब इन दो वेव्स में से कोई एक वेव एक्सेलरेट कर रही हो तब उन दोनों लाइट वेव के एडिशन से बनी एक लाइट वेव की ब्राइटनेस कभी ज़्यादा और कभी शून्य मिलती है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में ईथर को शामिल करने से पहले हम डिस्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक नाव पर बैठे हैं और आप पानी के बहाव की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। पानी के बहाव की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपकी नेट वेलोसिटी 20 + 40 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इससे उल्टा, अगर आपके बोट की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की है और पानी के बहाव की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आप पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो
आपकी नेट वेलोसिटी 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो यहाँ पर अगर आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो आपकी वेलोसिटी घट रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम ईथर को शामिल करें और ईथर की गति हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें तो हाफ रिफ्लेक्टिव मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आधी लाइट वेव मिरर ए और आधी लाइट वेव मिरर बी की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। लेकिन मिरर ए से जो लाइट वेव रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होगी उसको ईथर मीडियम के अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने आगे के एग्जाम्पल में समझा, वैसे ही जब कोई बोट वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होगी तो उसकी गति में डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा। तो वैसे ही इस एक्सपेरिमेंट में मिरर ए से रिफ्लेक्ट होकर निकली लाइट की गति में डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जबकि मिरर बी से रिफ्लेक्ट हुई लाइट डिटेक्टर की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही होगी, उसकी गति में मिरर ए से रिफ्लेक्ट हुई लाइट की सापेक्ष में कम डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ईथर मीडियम के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रही है। और हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंत में डिटेक्टर पर लाइट वेव की कुछ ऐसी सुपरपोजिशन देखने को मिलेगी। लेकिन जब माइकलसन और मॉर्ले ने एक्सपेरिमेंट किया तब उन्हें तो लाइट वेव की ये सुपरपोजिशन मिली थी, उन्हें तो अपने एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव की कोई डिस्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिली। तो इनसे तो ये साबित होता है कि इस यूनिवर्स में ईथर जैसा कोई मीडियम होता ही नहीं है। पर उस समय कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर ईथर की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में शून्य होगी तो क्या। तो इसे समझने के लिए 6 महीने बाद फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया, पर माइकलसन और मॉर्ले को इस बार भी लाइट की यह सुपरपोजिशन मिली। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि ईथर जैसी कोई चीज़ इस यूनिवर्स में होती ही नहीं है। दोस्तों, अगर इस यूनिवर्स में ईथर मौजूद ही नहीं है तो लाइट वेव किस मीडियम में ट्रैवल करती है? तो इसका जवाब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें अपनी सापेक्षतावाद सिद्धांत में दिया। उन्होंने बताया कि लाइट वैक्यूम यानी कि शून्यावकाश में ट्रैवल करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस कथन के बाद ईथरवाद यहीं दफन हो गया, पर लगभग 100 वर्षों के बाद स्टार्कमैन नामक फिजिसिस्ट ने ईथर को फिर से प्रतिपादित किया। दोस्तों, स्टार्कमैन ने अपनी इस ईथरवाद में क्या एक्सप्लेनेशन दी, ये हम इस वीडियो सीरीज़ के दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।